एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के पास में फोर्स भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को जीतने के बाद जो कहा वो ये कहा कि गंगा बिहार से होकर के बंगाल जाती है, मगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बराबर के फोटो आ रहे हैं मीडिया में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने में अगर किसी व्यक्ति ने देश में सबसे ज्यादा मदद की है नीतीश ने की। इंडिया गठबंधन जो बना था उसका संयोजक थी नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो बंटवारे की स्ट्रेटजी है। अखिलेश यादव परिवार मुख्यमंत्री रहते हुए वो पारिवारिक झगड़े में ही उलझ कर रह गया, इससे उनको मानसिक तनाव मिला। असदुद्दीन ओवैसी से बड़े एसेट्स तो है ही, तो इस तरह देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है 19 साल की AIM, उसने दिन में तारे तो दिखा दिए, कांग्रेस को दिखा दी दिन में तारे। कांग्रेस जो है उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज्यादा जमीनी नहीं है, जनता के दिलों तक पहुंचने में सक्षम है, दिमाग तक पहुंचने में सक्षम है, बीजेपी को काउंटर करने में सक्षम है, उनसे लड़ने में सक्षम है, समेटने में सक्षम नहीं है। तो राहुल गांधी पर कितने हमले हो रहे हैं लेकिन वो निडर खड़ा है, उंगली रखने की जगह आज नहीं। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि चुनाव से पहले मुकेश साहनी को डिप्टी CM घोषित किया जाए। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़वाए जरूर है, अनुभव बहुत है उनको, अनुभव बहुत है, स्ट्रेटजी बनाई जरूर है उन्हें, चुनाव लड़वाने में लड़ने फर्क होता है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। 243 विधानसभा सीटों में एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें मिली है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात की जाए तो उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा है। 40 सीटें भी महागठबंधन नहीं पार कर पाई। अब सवाल ये कि क्या जो ये बिहार में हुआ है वही यूपी में भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले सालों में यूपी में चुनाव है। इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद इरम आपको। सर, मेरा पहला सवाल, ये जो नतीजे आए हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड आए हैं, किसी को यकीन नहीं हो रहा है, ना पक्ष ना विपक्ष। तो ये नतीजे ऐसे कैसे बदल गया, ऐसे नतीजे? और क्या इस ये जो बिहार के नतीजे आए हैं यूपी में भी ये चीज दोहरा सकता है? देखिए, ये बात सही है कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ, मैं सहमत हूँ कि अनएक्सपेक्टेड ये नतीजे हैं, रिज़ल्ट्स हैं, और ना केवल मैं बल्कि बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे राजनीतिक जानकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं, एनालिस्ट कि ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था। हालाँकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी देश में ऐसे कई नतीजे ऐसे आए हैं, जिनको लेकर के एग्ज़िट पोल या जिनको लेकर के पॉलिटिकल एनालिस्ट वो उनको नहीं समझ पाए और बाद में नतीजे उनके दूसरे तरीके से आए और फिर बाद में उन पे विश्लेषण भी हुए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये जो नतीजे आए हैं, जो रिज़ल्ट आया है, इसने चौंकाया तो है, मगर इसके कारण भी हैं। इसके बहुत सारे कारण भी हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, उनका जो राजनीतिक नज़रिया है उत्तर प्रदेश के और बिहार का, वो लगभग सेम टू सेम है। एक वेस्ट यूपी की जो बेल्ट है, वहाँ थोड़ा अलग पैटर्न की राजनीति चलती है। एक अवध है, एक मध्यांचल है, एक पूर्वांचल है। पूर्वांचल का जो सीमा लगती है, वो तो पूरी बिहार की राजनीति और वहाँ की राजनीति मैच करती है। पॉलिटिकली हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जागरूक व्यक्ति, अवेयर व्यक्ति राजनीति का वो बिहार में रहता है। बिहार के बाद वो यूपी में रहता है। तो यूपी और बिहार जो है, वो राजनीतिक तौर पे, जैसे उदाहरणार्थ अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई थी आम आदमी पार्टी, तो वो दिल्ली में स्टैंड हुए, CM रहे, बहुमत बहुत एक तरफ़ा आया उनका। अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आए उनके भी। पंजाब में उन्होंने CM बना लिया, गोवा में भी वो स्टैंड किए, इवन गुजरात में भी वो स्टैंड किए। लेकिन बिहार में और यूपी में कभी उनका जड़ नहीं जम पाई। ये स्पष्ट करता है कि अरविंद केजरीवाल से बहुत बुद्धिमान राजनीति करने वाले लोग या बिहार के उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की नब्ज़ है, वो अलग है, डिफ़र है। वहाँ एक आम आदमी भी वो कुछ बड़े लोगों से ज़्यादा राजनीतिक समझ रखता है, कि बिहार की खूबी है। तो क्या है कि बिहार में 243 विधानसभा सीट है और 243 विधानसभा सीट पर 1 साल से ज़्यादा काम करके और कई तरह की योजनाएँ बना करके, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे,
कई तरह की योजना बना करके बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। तो उत्तर प्रदेश में 403 है, जस्ट डबल से थोड़ा कम। और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के पास में फोर्स भी है। फोर्स से मतलब पॉलिटिकल फोर्स, मतलब उनके एमपीज हैं, उनके पास राज्यसभा एमपीज हैं, उनके पास कई राज्यों में सरकारें हैं, उनके पास जो है वो सीएम है बहुत सारी, जैसे भजन लाल शर्मा राजस्थान से हैं, या मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश से हैं, उनके पास जो है छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, महाराष्ट्र के सीएम हैं। और अगर इनको भी आप वो करें कि उनके पास पूरी पॉलिटिकल फोर्स है, तो अगर हम इसको भी नज़रअंदाज करें तो इनके पास में एक बहुत बड़ा नाम भी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो खुद सीएम है। कहना ये चाह रहे हैं कि इनके पास सारे एसेट्स हैं, और कहीं कोई कमी रह जाए तो अमित शाह हैं, और उसके बाद भी कहीं कोई कमी रह जाए तो फिर नरेंद्र मोदी हैं। तो इनके पास सारे सोर्सेज हैं। मान लीजिए इन्होंने आधी फोर्स, अपनी आधी पावर बिहार में लगाई है, तो यूपी बड़ा राज्य है, वहाँ 243 विधानसभा में इन्होंने काम किया। यूपी में 403 विधानसभा है, वो अपनी फोर्स डबल कर देंगे। जैसे उन्होंने यहाँ 40 एमपी को लगाया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के घर-घर जाकर 50-50 लोगों की मीटिंग कर रहे थे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में काम होगा, और उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश जीतना ज़रूरी है, तो वो देश भर के लोग, देश भर के अपने नेता, देश भर के अपने कार्यकर्ता यूपी में लगा देंगे। जस्ट डबल। वो जैसे भूखंडों में, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका है कि वो क्षेत्र में बाँटती है। ये ब्रज क्षेत्र है, तो इस तरह से क्षेत्र में बाँटती है। तो जैसे ज़ोन में बँटते हैं सिस्टम में, तो वे ज़ोन बनाती है भारतीय जनता पार्टी, क्षेत्र बनाती है, परिक्षेत्र बनाती है। तो क्षेत्र परिक्षेत्र में बाँट करके अभी से काम करना शुरू कर देगी वो। हालाँकि अभी उनका फ़ोकस जो है वो बंगाल पर है। जैसे कल प्रधानमंत्री ने कहा है, तो उत्तर प्रदेश में अभी वो काम, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जैसा माहौल बना के रख सकते हैं, अभी उसी पे डिपेंड है बस। अभी उनका एक्ट नहीं वहाँ प्रारंभ हुआ है, पॉलिटिकल अभियान कोई शुरू नहीं हुआ है। अभी जो उनका फ़ोकस है वो है मेनली बंगाल, असम, उसके बाद गुजरात। तो ये 3 स्टेट उनके भी फ़ोकस में है, लेकिन फ़िलहाल उनका पूरा एनर्जी जो है वो बंगाल पे लगेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को जीतने के बाद जो कहा, वो ये कहा कि गंगा बिहार से होकर के बंगाल जाती है, यानी प्रवाह, पानी का प्रवाह अब बंगाल जा रहा है। तो अब वो फ़ोकस करेंगे बंगाल जीतने पर। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है ऐसा। ये जो मैंने आपको भौगोलिक स्थिति बताई, ये जो मैंने आपको पॉलिटिकल फोर्स की बात बताई, तो ये सब मैंने इसलिए बताई कि काम बढ़ा देंगे, टीम बढ़ा देंगे। 4 हिस्सों में जो बाँट लेंगे, बँटवारा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बाँट करके उनके 4 प्रभारी बना देंगे। जैसे विनोद तावड़े इन्होंने प्रभारी बनाया था बिहार में, धर्मेंद्र प्रधान को मुख्य प्रभारी बनाया था, ऐसे उत्तर प्रदेश में 4 लोग नहीं लगा देंगे वो। वहाँ आपने 1 लगाया है, 4 लगा देंगे। तो ये टारगेट अचीव तो कहीं भी कर सकते हैं। जो योजना वहाँ बनाई गई, यहाँ भी बना लेंगे। जिन कारणों से बिहार इन्होंने जीता, उन कारणों को उत्तर प्रदेश में भी एप्लीकेट करना आसान है। बिहार की तुलना में ज़्यादा आसान है। यहाँ ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ इनके पास में एक ऐसा नेम है जो बिहार में नहीं था। बिहार में सीएम थे नीतीश कुमार, उनको अपनी सेकुलर छवि भी संभाल के रखनी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको अपनी छवि हिंदुत्व की ही बना के रखनी है। उनको इस बात की भी ज़रूरत नहीं है कि वो क्या उसका असर आएगा, तो उनको इस बात की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में इसकी इम्पैक्टिबिलिटी नहीं होगी। मेरा तो ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा, और 2027 में जो बिहार में हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, अगर विपक्ष ने अपनी रणनीति में या अपने काम करने के तरीके में सब चीज़ें बदली ना तो। जी सर। अगला सवाल, पूरे बिहार चुनाव के दौरान या उससे पहले भी विपक्ष हमेशा से ये दावा करता आया है कि एनडीए अगर बहुमत में आई, अगर जीती, तो बीजेपी नीतीश कुमार को अगला सीएम नहीं बनाएगी। और इस बार चुनाव के नतीजे भी सामने हैं, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है बिहार की। तो क्या वाक़ई ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अपने नए सीएम चेहरे के साथ आए अब बिहार में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको ना अगर पैटर्न को समझना है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है,
तो उनका पैटर्न समझने के लिए उनका पैटर्न जो रिवील करता है वो सबसे पहले मीडिया करता है। डायरेक्शन वहाँ से जारी होते हैं, प्रचार में क्या आ रहा है, प्रचार में क्या पैटर्न दिया गया है। तो इन्होंने प्रचार में ये पैटर्न दिया कि ये निमो की जीत है। निमो मतलब नीतीश और मोदी। उसके बाद अखबारों ने जो फ़ोटोज़ छापे हैं या मीडिया ने जो तस्वीरें चलाई हैं या जिस प्रकार का प्रचार दिया गया है, वो इस प्रकार का दिया गया कि मोदी और नीतीश कुमार दोनों को गठजोड़, दोनों का साथ-साथ फ़ोटो, फेस दोनों को बनाया जीत में, दोनों की प्रशंसा हुई। ऐसा करने पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। सरकारी मीडिया तंत्र है वो भी और जो सरकार पोषित मीडिया तंत्र है वो भी। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर कहीं कोई जीते हैं, कोई चुनाव जीते हैं, तो पूरा श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी को गया है। जैसे राजस्थान का चुनाव हमारे आस-पास में हुआ था, तो वहाँ भजन लाल शर्मा सीएम बने, कोई जानता नहीं था, पर्ची के सीएम बने थे, काफ़ी चर्चा में रहे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने, हरियाणा के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम तो आपको भी नाम नहीं पता होगा। तो ऐसे वहाँ फेस जहाँ भी जीतते हैं, फेस होते हैं मोदी। केंद्र में जो चुनाव परिणाम आया, फेस थे मोदी। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं और ये बात चौंकाती भी है कि नीतीश कुमार सीएम ही तो बनेंगे। अगर चुनाव जीत तो गए हैं, अगर उनको नेता चुन लिया जाता है विधायक दल का, तो सीएम ही तो बनेंगे। पीएम बहुत बड़ा कद होता है, बहुत बड़ा पद होता है। लेकिन आप देखिए कि दोनों का साइज, आपको मैं एडवर्टाइजिंग कल्चर बताता हूँ कि उसमें जो बड़ा नेता होता है उसका बड़ा फोटो होता है, जो छोटा नेता होता है उसका छोटा फोटो होता है। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि सीएम और पीएम बिग डिफरेंसेज है, मगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बराबर के फोटो आ रहे हैं मीडिया में। कोशिश ये हो रही है कि कहीं कोई कद नीतीश कुमार का कम करके ना दिखा दिया जाए। तुलना कीजिए कि अगर योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भारत का है, लेकिन उनका फोटो भी नरेंद्र मोदी के साथ आता है तो नरेंद्र मोदी का फोटो बहुत बड़ा आता है और योगी आदित्यनाथ का फोटो छोटा आता है उनकी तुलना में। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार का फोटो बराबर आ रहा है मोदी के। ये पैटर्न समझने की बात है। एक और अहम बात, एक न्यूज़पेपर ने, जो देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह है, उसने आज कवर पेज पर एक फोटो छापी है। उसमें आपको याद होगा अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की एक बहुत मशहूर फोटो है, शोले फिल्म की, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। उसमें वो एक मोटरसाइकिल एक चलाते रहते हैं धर्मेंद्र, कभी-कभी अमिताभ बच्चन, और वो उसके नीचे एक साइड में बैठने की जगह है, उसमें बैठे रहते हैं। तो वो फोटो दोनों की, शोले वाली, नीतीश की और मोदी की, दोनों की वो फोटो एक अखबार ने छापी है। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है? तो ये जो आपका सवाल है, इसका ये जवाब मैं ये दे रहा हूँ कि ये इस बात के संकेत हैं कि नीतीश को साइडलाइन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने में अगर किसी व्यक्ति ने देश में सबसे ज़्यादा मदद की है, तो नीतीश ने की है। इंडिया गठबंधन जो बना था उसका संयोजक थे नीतीश कुमार। बाद में वो हट गए थे संयोजक से। अगर वो संयोजक रहते इंडिया गठबंधन के, परिणाम यही आता 2024 में, तो 2024 में नीतीश शायद मोदी प्रधानमंत्री भी ना बनते, शायद, और नीतीश उसकी मेन ध्रुव होते। लेकिन वो गए गठबंधन से बाहर, फिर जयंत गए गठबंधन से बाहर। एक माहौल बना एनडीए के पक्ष में, और 240 सीटें आने के बाद नीतीश के एमपी और चंद्रबाबू नायडू के एमपी इस स्थिति में लेकर आए कि 273 हुए, तब सरकार बनी। तो जहां तक राजनीतिक हलकों में बातचीत होती है, हम लोग तो पत्रकार हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो अपने सहयोगियों को, जो उनकी मदद करने वाले लोग हैं, उनके प्रति हमेशा हेल्पफुल रहे हैं, मददगार रहे हैं। पिच अगर उन्होंने किया है तो सहयोगियों की तुलना में अगर हम कहें तो वो अलग सिचुएशंस हैं, मगर जो उनके काम आए हैं, जिन्होंने उनकी मदद की है,
नरेंद्र मोदी ने उनकी भी मदद की है। ये उनका राजनीतिक कैरेक्टर। जी सर, मेरा अगला सवाल, इस नतीजे ने विपक्ष को दिखाया है कि एकदम साफ हो गया विपक्ष के लिए, आगे ना 27 दिख रहा है ना 29 दिख रहा है। आपसे जब पिछली बार बात हो रही थी तो आपने किसी ट्रैप का ज़िक्र किया था कि किस तरीके से बीजेपी ने जो विपक्ष है उसको अपने ट्रैप में फँसाया। तो वो ट्रैप क्या था जिसका आप ज़िक्र कर रहे थे? देखिए, मैं पिछले कुछ चुनाव से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में एक ट्रैप लेके आती है और विपक्ष उस ट्रैप को समझ जाता है। पता चल जाता है कि ये कर रहे हैं ये, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो विपक्ष जो है उसका ट्रैप का से बचने का तरीका खोज लेता है। अगले चुनाव में विपक्ष तैयार रहता है कि इस बार, पिछली बार इन्होंने ये किया था और इस बार जो है हम इनका इलाज कर देंगे। लेकिन जब चुनाव आता है तो पता चलता है कि वो पिछले वाला तो उन्होंने छोड़ दिया, अब नया ले आए। अब नए की तैयारी इनकी रहती नहीं। जैसे उदाहरणार्थ, एक समय भारत की स्पिन, क्रिकेट में भारत की स्पिन का दुनिया भर में जलवा था। तो पूरी दुनिया में ये शोर मचता था कि भारत की स्पिन खेलनी कठिन है। तो वो ऑफ स्पिन भारत की खेलनी कठिन थी, फिर लेग स्पिन आ गई। तो दुनिया में फिर शोर मच गया, ये कौन सी स्पिन आ गई? ऑफ स्पिन सामने से गेंद कटती है, लेग स्पिन पीछे से कटती है। तो नया तरीका खोज लाती है भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव। जो बिहार का चुनाव है, ये एक तरफा ट्रैप नहीं था, ये चौतरफा ट्रैप था। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो बंटवारे की स्ट्रेटजी है। हमने चर्चा की थी, आपने और हमने चर्चा की थी, 47 मिनट बातचीत की थी, हमने इसी विषय बातचीत की थी। चुनाव से बहुत पहले, वोटिंग से बहुत पहले बात की थी, 15 दिन पहले बात की थी, और ये कहा था कि ये पॉइंट पॉइंट की ये ट्रैप हो गया है, इस ट्रैप में पोजीशन फंस गया है और इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब तक तो वोट भी नहीं पड़ी थी। और वोट पड़ने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, अब जो हमने चर्चा की थी, आपने और हमने जो चर्चा की थी, वही जेन्युइनली सच हो गई। वो जो ट्रैप, वही सारे ट्रैप दिखाई दिए। क्या ट्रैप थे वे? चौतरफा हमला था वो अपोजिशन पर। विपक्ष ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करेगी बस। एक पॉइंट है उनके पास में। लेकिन ये लोग, इनकी रिसर्च अनफॉर्चुनेट हल्की है, या ये कड़ियों को जोड़ना नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने के लिए आपको जाइए पहले बंगाल। आपको सब चीजों को जोड़ना पड़ेगा। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण करने का भरसक प्रयास किया, घुसपैठियों की बात भी की। एक पॉइंट था, बिहार का बॉर्डर था। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार ना बने इसलिए यादव परिवार में फूट डालने का काम किया, उसको खूब हवा दी। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, उसको हवा दी, उसको मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से उसको बड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर दंगे के बाद में चुनाव जीतने के लिए दो समुदायों के बीच खाई पैदा करने का काम किया, ध्रुवीकरण किया। दंगा हो गया तो दंगा होने के बाद में उसको इस प्रकार से पॉलिटिकल उसका यूज किया ताकि दो समुदाय अलग अलग खड़े दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, केंद्र के चुनाव में फ्रीबीज, राशन पे कॉन्सेंट्रेट किया। गरीब तबके को राशन बांटा, गरीब तबके को पैसा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में आपस में तोड़फोड़, मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने अलग अलग राज्य में अलग अलग टैक्टिक अपनाई, जितनी मैंने आपको बताई। बिहार में क्या किया? ये सारी टैक्टिक एक ही जगह एप्लीकेट हुई। बिहार में एसआईआर, एक साल से एसआईआर के मुद्दे पर ये मैसेज देने की कोशिश की, घुसपैठिया वाला, यानी जो बंगाल में किया था। वहां से पूरी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन कुछ तो कामयाबी मिली थी ना उनकी। उनकी 70 के आसपास विधानसभा सीट पहुंची थी, तो कामयाबी थी उनकी वो। 2017 में अखिलेश यादव, यादव परिवार मुख्यमंत्री रहते हुए वो पारिवारिक झगड़े में ही उलझ कर रह गया, इससे उनको मानसिक तनाव मिला और फुल फ्लैश एनर्जी से चुनाव में नहीं जा पाए। ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच हुआ। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रीबीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फायदा मिला
वो फ्री बीज वाला फायदा जो था, वो महिलाओं को 10,000 रुपये अकाउंट में दे करके वो वहां से उन्होंने लिया। टिकटों के वितरण में दूसरी राजनीतिक पार्टी में अपने लोग फिट कर दिए या अपने लोगों को टिकट की दावेदारी के लिए लगा दिया और अपने उनमें से कुछ नेताओं को प्रलोभन देकर फंसा लिया। इस स्टाइल को उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनाया था, बाई इलेक्शन में अपनाया था, लोकसभा में अपनाया था और इसमें इस प्रैक्टिकल से उनको कामयाबी मिली थी। ये फुल फ्लैश प्रैक्टिकल इन्होंने बिहार में इस बार किया। कांग्रेस पार्टी के 60 टिकटों में से 6 में वो जीते और 25 टिकट ऐसे थे जो संघ से आय पृष्ठभूमि के लोगों के दिए गए थे। ये टिकट कैसे हुए? और टिकट स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग थे, अघोषित तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि वे एनडीए के कुछ नेताओं के संपर्क में थे। ऐसा ही बताया जा रहा है कि इसकी एक बहुत बड़ी रकम दी गई, पूरे बिहार में चर्चा है। तो जो टैक्टिक, जो प्लान भारतीय जनता पार्टी ने अलग-अलग राज्यों में इस्तेमाल किया, वो बिहार में एक जगह कलेक्टिवली यूज किए। सारे अपने अस्त्र-शस्त्र, सारे अपने पॉलिटिकल फॉर्मूला जो उनका लगाते रहे हैं वो राजनीति में, वो उन्होंने बिहार में लगा दिया, सारा लगा दिया। जाति का लगा दिया। कुछ जगह जाति का है कि इन्होंने एप्लीकेट किया उत्तर प्रदेश में, इन्होंने एप्लीकेट किया मध्य प्रदेश में, इन्होंने एप्लीकेट किया राजस्थान में, इन्होंने एप्लीकेट किया झारखंड में, एप्लीकेट किया छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फ्री बीज वाला था, वो यहाँ एप्लीकेट किया। तो जितने इन्होंने अलग-अलग जगह एप्लीकेट किए, वे सारे इन्होंने यहाँ लगा दिए। और जो प्रभावशाली इन्फ्लुएंसर कम्युनिटीज़ हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो फ्लोटिंग वोट अपने साथ लेकर आती हैं, उनको अधिक टिकट दे दिए। राजद इनके ट्रैप में आ गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि वो कुछ भी कहें लेकिन हम तो जर्नलिस्ट हैं, असदुद्दीन ओवैसी का ट्रैप ने बहुत फायदा पहुंचाया। उसको भी इसी ट्रैप का हिस्सा बताते हैं। विद्वान लोग जो हैं, पॉलिटिकल जानकार, वो कहते हैं कि वो भी एक ट्रैप था, वो सीमांचल का ट्रैप था। ये एक अलग ट्रैप था जो अलग, ये भी जांचा परखा भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है ध्रुवीकरण का, कि वो बयानबाजी कराते हैं एक पक्ष से, दूसरे पक्ष से बयानबाजी कराते हैं, फिर ध्रुवीकरण करते हैं। ये पुराना ट्रैप है उनका, पुराना उनका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को सीमांचल में लगा दिया और इसमें ट्रैप हो गई समाजवादी पार्टी। इकरा हसन जो कह रही थी, या अफजाल अंसारी जो कह रहे थे, या इमरान प्रतापगढ़ी जो कह रहे थे, वो तो इसलिए कह रहे थे ताकि मुसलमानों का वोट ना बटे। पिछली चर्चा में मैंने आपको ये बात बताई थी। मगर मुसलमान तो बट गया, मुसलमानों में तो बंटवारा हो गया, मगर बहुसंख्यक समुदाय ने जब ये देखा डिजिटल वर्ल्ड में कि ये सभी नेता ये कह रहे हैं कि तुम मुसलमानों को नहीं बंटना है, तो उनके माइंड में ये चला गया कि तुम्हें नहीं बंटना है। रिटाइलेशन हुआ। तो जितने फॉर्मूलेज भारतीय जनता पार्टी अलग-अलग जगह अनुभव करती रही है, वे सारे बिहार में एक जगह लगा दिए। एक बात और बताता हूँ, आप अजीत अंजुम को जानती होंगी। अजीत अंजुम जो है वो, उन्होंने एक पोस्ट लिखी है जिनमें उन्होंने बताया कि वो एक जगह कहीं रेस्टोरेंट में बैठ करके नाश्ता कर रहे थे या खाना खा रहे थे, कुछ भी। वहां उन्हें अलीगढ़ के सांसद मिले, सतीश गौतम। वो बातचीत करने लगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। वो 1 महीने से बिहार में एक क्षेत्र उन्हें मिला हुआ था, बहुत छोटा सा क्षेत्र, 10-20 हजार की आबादी का क्षेत्र। 1 महीने से उस 10 हजार की आबादी के क्षेत्र में वो कैंप किए हुए थे। अब जरा एक बार इनके नेताओं से पूछिए, इनके स्टार प्रचारकों से पूछिए, इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के, भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव जीत गई तो भी, चुनाव हार गई तो भी 5 साल चुनाव लड़ती है। एनडीए 5 साल चुनाव लड़ता है, ये अपोजिशन 2 महीने पहले चुनाव लड़ती है। कैसे बराबरी कर लेंगे? एसेट्स उनके पास, फॉर्मूलाज उनके पास, पावर्स उनके पास, सिस्टम उनके पास, कार्यकर्ता उनके पास, पैसा उनके पास, धन उनके पास, बल उनके पास, छल का वो बखूबी इस्तेमाल कर लेते हैं राजनीति में। कैसे मुकाबला करेंगे? 2 महीने काम करके कैसे मुकाबला करेंगे? एंटी इनकम्बेंसी पे हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे।
तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ये इसका मुख्य कारण। जी। सर बिहार के नतीजे से असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गई है ओवैसी की पार्टी बिहार में। तो कॉन्फिडेंस में उसमें उनमें बहुत डेवलप हुआ है। तो क्या इसी कॉन्फिडेंस के साथ यूपी चुनाव में उतरेंगे और ऐसा ही कुछ कर सकते हैं यूपी में भी वो? देखिए, कांग्रेस से बड़ी तो नहीं बनी, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायक हैं और एआईएम के 5 हैं। लेकिन लेकिन सीटों पे आप देखें तो हाँ, हाँ। बन सकती थी। हुँ, पूरी संभावना थी। हुँ। देर रात तक तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी बन जाएगी। और अगर हम इन द कंपैरिज़न देखें तो 25 सीटों में से 25 सीटों में 5 जीत इंडीड। गई, ये 61 सीटों में से 6 जीते हुँ, हैं। और हुँ, फिर इनके पास असदुद्दीन ओवैसी से बड़े एसेट्स तो हैं ही। तो इस तरह हुँ, देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, ओवैसी साहब की एआईएम, उसने दिन में तारे तो दिखा दिए, कांग्रेस को दिखा हुँ, दी दिन में तारे। और इस चुनाव से पहले एक वाक युद्ध असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी में चला था। फिर चुनाव के बीच भी चला। फिर ओवैसी साहब ने एक दिन इमरान प्रतापगढ़ी को ये कहा कि वो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते। उसके बाद इन्होंने हुँ, जुबली हिल्स की बातचीत की तो दोनों आपस में ही लड़ते रहे। हुँ, दोनों आपस में ही लड़ते रहे। इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, स्टार प्रचारक थे कांग्रेस के, सीमांचल में। बहुत कॉन्फिडेंट भी थे वो। तो जीत तो अगर इस लड़ाई की हम बात करें तो इसमें तो ओवैसी जो है उनकी जीत है ये। मगर कितना उनको फ़ायदा हुआ और कितना उनको नुकसान हुआ इसको हम कैलकुलेट करेंगे, टैली करेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचा है और इतना नुकसान पहुँचा है कांग्रेस पार्टी को कि उससे उभरने में समय लगेगा। और ओवैसी साहब खुश तो होंगे ही। देखिए, एक समूह है, हुँ, मैं बताता हूँ आपको। हुँ, एक समूह है जो देश में ये चाहता है हुँ, कि भाजपा बहुत खुश है। जैसे ओवैसी हाँ, बढ़ेंगे, उससे बहुत खुश है भाजपा। ये वो हुँ, पॉलिटिक्स आती है जो 1947 से पहले की थी। हुँ, ये वो पॉलिटिक्स है। भाजपा जो है वो इस बात से बहुत खुश है, क्योंकि फिर वो बात करेगी भाजपा की, वो हिंदू हिंदू की बात करेगी और असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मुस्लिम की बात करेंगे, तो 2 ध्रुवों की पॉलिटिक्स हो जाएगी, तो हुँ, ध्रुवीकरण में आसान हो जाएगा और सेकुलर पार्टियाँ जो हैं, वो उनके लिए कठिनाई हो जाएगी। ओवैसी जिस प्रकार की सियासत करते हैं, ये तो वो एक्सट्रीमिस्ट ही तो कहा था उन्हें कि अतिवादी हैं और थोड़ा तेजस्वी ने, तो उसका भी रिएक्शन था। हालाँकि ओवैसी को जो फ़ायदा पहुँचा है, मैं समझता हूँ उनकी जो संजीवनी रही, वो बहुत बड़ी गलती महागठबंधन से हुई थी। अ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाने की। लेकिन हुँ, फिर भी भाजपा की जीत से ओवैसी खुश है और ओवैसी खुश से भाजपा खुश है। हुँ, क्यों खुश है, हुँ, ये समझ में आता है, क्योंकि भाजपा जो है वो उनके रिटायलेशन से बढ़ती है और वो हुँ, भाजपा के रिटायलेशन से बढ़ते हैं। जी। सर कांग्रेस की बात की जाए तो दिन-ब-दिन उनका प्रदर्शन इतना खराब होते जा रहा है। हुँ। किसी भी राज्य में उनका प्रदर्शन आप देख लीजिए और जो मेन हिंदी बेल्ट है, जो सबसे बड़े राज्य है बिहार, यूपी उनके हाथ से निकल गई है एक तरीके से। अभी यूपी में भी चुनाव है, उसमें भी यही शायद नतीजे हों। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये तो नहीं मैं कह सकता कि यूपी में यही नतीजे होंगे, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा, अगर अपोज़िशन ठीक-ठाक काम करने लगे तो वहाँ भी हुँ, परिणाम बदल सकता है। हुँ, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस जो है उसका काम करने का तरीका, उसके नेताओं के काम करने का तरीका, वो काफ़ी निराशाजनक है। हुँ, आज भी कांग्रेस कल्चर क्या है? तो हुँ, अभी मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हुँ, एक व्यक्ति से पूछा कि उसका टिकट कट गया, उसका हो गया। कि उसका कट गया, उसका हो गया, कैसे हो गया? हुँ, कह रहे वो अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेता है। तो हुँ, हिंदी बैठ में मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश में आप किसी को टिकट देंगे और उसकी मेरिट ये हुँ, है कि वो अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेता है। तो कांग्रेस जो है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा ज़मीनी नहीं है। वो हुँ, आज भी हवाई है। हुँ, कांग्रेस के बिना अपोज़िशन पार्टी जीतेगी तो है नहीं। कांग्रेस को हुँ, आप नज़रअंदाज तो कर नहीं सकते। हुँ, लेकिन कांग्रेस जो है उनके साथ अभी उनका एडवांटेज क्या है, उनका डिसएडवांटेज क्या है वो मैं बताता हूँ। कांग्रेस के पास ब्रेन है, बोल्डनेस है, एक्सपीरियंस है, बड़ी ताकत से लड़ने का साहस है। ये कांग्रेस के पास है। कांग्रेस जो है, जैसे उदाहरणार्थ यूपी में, वेस्ट यूपी में कहते हैं, एक बर्तन में घी उबल रहा है, एक हुँ, देगची में घी उबल रहा है। तो कांग्रेस जो है वो उबालने में तो सक्षम है,
मुद्दा क्रिएट करने में सक्षम है, जनता के दिलों तक पहुंचने में सक्षम है, दिमाग तक पहुंचने में सक्षम है, बीजेपी को काउंटर करने में सक्षम है, उनसे लड़ने में सक्षम है, समेटने में सक्षम नहीं है। समेटने में कौन सक्षम है? समेटने में झारखंड में सोरेन, बिल्कुल। उन्होंने समेट लिया। समेटने में कौन सक्षम है? समेटने में बंगाल। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। समेटने में कौन सक्षम है? तेजस्वी यादव बिहार में। समेटने में कौन सक्षम है? मतलब ग्राउंड किसके पास है? कांग्रेस माहौल तो तैयार कर सकती है, क्योंकि उनके पास पावर है, ताकत उनके पास भी है, एसेट्स भी है, पावर भी है, उनके पास एडवोकेट्स भी हैं। उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर आप देखो, तो राहुल गांधी पर कितने हमले हो रहे हैं, लेकिन वो निडर खड़े हैं, उंगली रखने की जगह आज भी नहीं है। तो कांग्रेस के पास ये है और क्षेत्रीय पार्टी के पास संगठन है ग्राउंड पर। तो ये दोनों मिलकर के भाजपा का मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन बिहार में हुआ क्या कि दोनों आपस में लड़ गए, तालमेल की कमी बहुत रही। तेजस्वी ने थोड़ा अधिक एरोगेंस भी दिखाया। एक मैं आपको एक्सक्लूसिव बात इस बातचीत में बता दूं, राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि चुनाव से पहले मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने वो सोनिया गांधी जी से बात करके ये मैनेज किया। इसके अलावा कुछ सीटों को लेकर के राहुल गांधी चाहते थे कि वो कांग्रेस लड़े, लेकिन तेजस्वी उन पर अड़ गए। तो तेजस्वी जो हैं, उन्होंने जिस प्रकार से निर्णय लिया, जिस प्रकार से वो डटे रहे, अड़े रहे, उसका भी नुकसान हुआ। मगर ये कह देना कि तेजस्वी की गलती है, ये अनुचित है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी सैकड़ों गलतियां हुई, दोनों तरफ से ज्यादा गलतियां हुई। कांग्रेस के नेताओं ने बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, अखिलेश प्रसाद सिंह ने, तारिक अनवर ने, और कांग्रेस के कई नेताओं ने बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो ये कांग्रेस को का भी अपना एक फायदा तो है उनका, मगर उनका एक नुकसान भी है। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक जगह गाड़ी है, एक जगह ड्राइवर है। तो गाड़ी जब मूव करेगी जब ड्राइवर गाड़ी में आकर के बैठेगा। जी। ऐसे आप उदाहरणार्थ इसको समझ सकते हैं। सर, प्रशांत किशोर की बात की जाए तो उन्होंने चुनाव से पहले बहुत वायदे किए, उनकी जन स्वराज पार्टी भी बनाई, बहुत वायदे किए, लेकिन कुछ दिखा नहीं पाई, एक भी सीट नहीं ला पाई, शून्य पे रही। क्या था इसके पीछे का रीजन? आपने और हमने 15 दिन पहले बातचीत की थी, आपने मुझसे ये सवाल पूछा था। मैंने आपको क्या जवाब दिया था, आपको याद है? एक भी सीट नहीं ला पाई। धन्यवाद ये बताने के लिए। मुझे याद था ये चीज। तो तो देखिए क्या है कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने भी एक बुलबुला बनाया था। मुझे लगता है कि ये समझने की आवश्यकता है कि कहीं प्रशांत किशोर भी एक ट्रैप तो नहीं था, कंफ्यूजन ट्रैप हो। जैसे उन्होंने चुनाव लड़ने से खुद इनकार किया, ये समझने की आवश्यकता है ये अपग्रेडेड वर्जन ट्रैप हो, ये कुछ 5G के बाद 6G 7G हो। कुछ समय बाद पता चले कि प्रशांत किशोर भी ट्रैप था एनडीए का। जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बस बेशक ये कहें कि वो एनडीए के ट्रैप नहीं है, बेशक उनके लोग ये कहें कि वो एनडीए के ट्रैप नहीं थे, लेकिन फायदा तो उन्होंने वही पहुंचाया ना, बिल्कुल। लाभ तो उन्हीं को पहुंचा ना। तो इसलिए हो सकता है प्रशांत किशोर पीके जो है वो भी ट्रैप हो। कुछ दिनों में पता चलेगा कि ये किसी फॉर्मूला का, किसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं थे एनडीए की, इनको तो कुछ मिला तो है नहीं। अब कह रहे हैं कि साहब वो फेल हो गए, उनको वोट नहीं पड़ी। नहीं, चुनाव से पहले वो जितने सक्रिय थे, इतना मीडिया दिल्ली से भाग रहा था, प्रशांत किशोर में बड़े सुरखाब के पड़ लगे थे। हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेटिस्ट तो वही है ना। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल सही आंकड़े नहीं दे पाए वो। एक पीआर कंपनी चला करके ये उनको प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़वाए जरूर है, अनुभव बहुत है उनको, अनुभव बहुत है, स्ट्रेटजी बनाई जरूर है उन्हें। चुनाव लड़वाने में लड़ने फर्क होता है। काशीराम जी नेता बनाने की फैक्ट्री थी, नेता बनाते थे, खुद मायावती नहीं बनी वो, फर्क होता है। प्रशांत किशोर जो है वो प्लानर तो है, प्रैक्टिकली वो उसको नहीं कर पाए, हमें दिखाई दे रही थी वो चीजें। तो अभी आप धीरे धीरे देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ये
कहीं ऐसा तो नहीं कि उबाल मारने के लिए यूथ में और महिलाओं में और फिर उनको कंफ्यूज करके छोड़ देना और उनकी नब्ज को टटोल लेना और उसके बाद में एनडीए की तरफ जो है वो कंफ्यूजन पैदा कर देना। कहीं ऐसा तो कोई ट्रैप नहीं था? क्योंकि इतना मीडिया मीडिया तो आप जानते हैं ना आजकल मीडिया किसके इशारे भागता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मीडिया करप्ट है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जिसकी सरकार होती है, उससे बहुत सारे एडवर्टाइज़ मिलते रहते हैं, तो मीडिया थोड़ा बहुत वफ़ादार रहता है उनके। एक वर्ग। तो अगर वो प्रशांत किशोर में उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था, इतना प्रचार तो नीतीश कुमार को नहीं दे रहे थे, इतना प्रचार तो वो तेजस्वी यादव को नहीं दे रहे थे, इतना प्रचार जो है वो तो मोदी को नहीं दे रहे थे। कमाल की बात ये है, बिहार में, दिल्ली का हर न्यूज़ चैनल का जर्नलिस्ट, एंकर प्रशांत किशोर के पास भाग रहा था इंटरव्यू के लिए। क्या था उनमें? क्या मिला उनको? कुछ तो था, कुछ तो है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिल्कुल। जी। सर इसी पर अगला सवाल, ये जो नतीजे आए हैं बिहार के, विपक्ष इसको मान नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। लालू यादव ने कहा है कि ये फ्रॉड है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये हाईजेक इलेक्शन है। उन्होंने खैर ये बात पहले ही कही थी। पवन खेरा ने कहा है कांग्रेस के कि ये चुनाव आयोग की जीत है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा दल नहीं छल है। तो स्वीकार नहीं कर पा रही है अपोजिशन इस हार को। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जिन 4 नेताओं का आपने नाम लिया है, ये चारों 50 प्लस हैं। हम्म, लालू जी का तो मैं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। ईश्वर उन्हें शतायु करे, 100 साल का उन्हें करे। 3 नेता शेष जो हैं, वो एनर्जी फुल हैं मगर 50 प्लस हैं। और अखिलेश यादव बहुत कम उम्र में सांसद बन गए थे, मेंबर पार्लियामेंट, पिता उनके मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं, संजय सिंह को थोड़ा हम कह सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल, लेकिन जिस प्रकार से वो राजनीति में सक्रिय है, फुल टाइम पॉलिटिशियन है। पवन खेड़ा तो एक पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये बात इनको आज पता चल रही है। ये तो सब जानता है ना देश। ये तो देख चुके हैं ना चुनाव। 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 20 देखा, 22 देखा, बंगाल देखा, हरियाणा देखा, बिहार देखा, इससे पहले का देखा, उत्तर प्रदेश देखा, राजस्थान देखा, मध्य प्रदेश देखा, महाराष्ट्र देखा। महाराष्ट्र तो अभी देखा था ना। ये जो हुआ इसका एक ट्रेलर महाराष्ट्र में था। वहां वोट कटे थे लाखों। यहाँ 65 लाख वोट कटे। सिस्टम को कैसे यूज करते हैं बाई इलेक्शन में देखा। वोट नहीं डालने दे रहे एक समूह को। डीएम कैसे मैनेज होता है, बीएलओ कैसे मैनेज होता है, ये सारी बात तो ये जानते हैं ना। ये तो महाराष्ट्र में भी कही गई थी बात, यहाँ बिहार में भी कही जा रही, कल उत्तर प्रदेश में भी कही जाएगी। हम कह रहे हैं आप समस्या समझ रहे हो, समाधान कहाँ है? आप रोक तो नहीं पा रहे और सिर्फ ये कहकर के पीछा नहीं छुड़ा सकते। और भी तो बहुत सारे कारण है ना। और भी तो एनडीए ने तो नहीं कहा था आपको जाकर के, एनडीए अलायंस ने तो नहीं कहा था कि तेज प्रताप यादव साहब जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो ट्विटर पे वायरल कर दें। क्यों किया उन्होंने? एनडीए तो नहीं कह रहा था ना कि तेजस्वी और तेज प्रताप आपस में एयरपोर्ट पे मिलकर एक दूसरे से बात ना करें। वहीं पकड़ लेते हाथ अगर तेज प्रताप तेजस्वी का, और वहीं 2 आंसू आंख में भर करके गले मिल जाते, 10 सीटें बढ़ जाती। कौन बताए इनको? तब तो नहीं समझ में आ रही थी ना चीजें। फ्रॉड हो रहा है चुनाव में, लालू जी पहले नहीं जानते थे। चुनाव हाईजैक हो रहा है 3 महीने पहले संजय सिंह कह रहे, सो गए थे क्या? जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, तब भी तो एकजुट होकर बैठे थे। ये तो सब जानते थे कि बिहार का राजनीतिक महत्व क्या है। बिहार अगर जीत गए अपोजिशन, बिहार अगर जीत गया महागठबंधन, तो भारतीय जनता पार्टी का मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। ये सब जानते थे ना। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जो है पवन खेड़ा, उनको आज पता चला ये चुनाव आयोग को बधाई दे रहे हैं। बोल तो रहे आप 2 महीने से, यात्रा तो निकाली थी, वोट अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा। प्रभाव चुनाव आयोग पर चिट्ठी तो भेज रहे हो आप, रोज रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो हैं राहुल गांधी। रिएक्शंस क्या है? बस ये कि डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल आपका कहाँ दिखाई देता है कि आप उनको कुछ एक अभियान छेड़ें, या आपके पास कार्यकर्ता ऐसे हों जो एसआईआर हो रहा है तो उसमें मैं पूछे ना, कांग्रेस से इनसे पूछ लीजिए,
जब ऐसे याद चल रहा था, मैं पूछ रहा हूँ, अगर सुन लेते हैं, तो ये चारों नेता अगर बताएँ कि इन्होंने कितने एसआईआर सुविधा केंद्र खुलवाए बिहार में? जब ये 6 महीने पहले पता चल गया था, तो कितने एसआईआर सुविधा केंद्र खुले थे? कितने इनके कार्यकर्ता बूथ पे बैठ करके उनकी मदद करके वोट बनवा रहे थे या पेपर्स बनवा रहे थे? कितने उत्तर प्रदेश में बनवा रहेंगे अब? 2027 में चुनाव है, यहाँ कितने बनवाएँगे? बस चिल्लाएँगे, काम नहीं करेंगे। भाजपा जो है, वो सही है। वो साम, दाम, दंड, भेद सारे तरीके अपनाती है। चुनाव जीतना है उसे, सारे तरीके अपनाए उसने। खेल में भी तो होता है ना। देखिए, कबड्डी एक खेल है, भारत में बहुत लोकप्रिय खेल है। कबड्डी में जब एक खिलाड़ी दूसरे पाले में जाता है, तो कई बार झिझकी देता है, झिड़की। पाले में जाता है, ऐसा लगता है कि वो टच करने वाला है अपोजिट पार्टी को, और अपोजिट पार्टी को टच करने वाला है, लेकिन टच नहीं करता। कभी लगता है हाथ दिखाता है, कभी लेकिन निकालता पैर है। ऐसे ही कुश्ती है, दूसरा खेल है। दांव-पेच है राजनीति की। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बिहार चुनाव में एनडीए के जो मेन स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, वो अमित शाह रहे हैं, गृह मंत्री। और पूरे चुनाव के दौरान हमने ये देखा है, और चुनाव के बाद अमित शाह ने ये कहा है कि ये जो चुनाव था, ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की थी, और इसी के बेसिस पे बिहार की जनता ने उन्हें वोट दिया। कई विश्लेषक ये मानते हैं कि एनडीए की जो इतनी बड़ी जीत हुई है, इसके पीछे अमित शाह का हाथ है बहुत बड़ा। लेकिन जो फ्रंट फेस पे जो दिख रहे फ्रंट फुट पे, वो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का फेस है फ्रंट में। ऐसा क्यों है? मैं भी मानता हूँ। हुँ। जिन विश्लेषकों को आपने कहा है कि वो ये मानते हैं कि मुख्य अमित शाह इस हुँ। चुनाव के पीछे मुख्य सूत्रधार हैं, तो हुँ। मैं भी मानता हूँ कि अमित शाह जो हैं, वो इस चुनाव के सूत्रधार हैं जीत के। लेकिन आप देखिए कि चूँकि चुनाव तो एक दिन में नहीं लड़ा गया, हुँ। सारी योजना, स्ट्रेटजी, चुनाव में लीडरशिप किसको कहाँ लगाना है, किस सांसद को कहाँ ड्यूटी देनी है, किसको चुनाव प्रभारी बनाना है, ये सब जो है वो पूरे बिहार में अमित शाह ने उनको लीडरशिप दी है, उनको गाइड किया है, गाइडेंस दिया है। अभी वो चुनाव के दौरान बीच में गए, 4 दिन तक रुके। जब कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि लिफ्ट में पेपर लगा दिया, कौन मिलने जा रहा है, कौन मिलने आ रहा है, ये नहीं बता रहे हैं। तो मैं भी मानता हूँ, और आप देखिए दूसरी पार्टी में, और इनमें सेकंड अप टू हैं पीएम के बाद में। इसके बावजूद भी उनकी रीच देखिए। दूसरे लोग जो हैं वो छोटी-सी कोई एक विधानसभा सीट जिता दें, वो श्रेय लेने के लिए दौड़ फिरते हैं दूसरी पार्टी के लोग। लेकिन पूरा बिहार जिता दिया, लेकिन अमित शाह के नाम प्रचार में। फेस है मोदी और नीतीश। समर्पण देखिए उनका मोदी के प्रति, और अमित शाह का अपनी पार्टी के प्रति देखिए समर्पण, और कितनी बढ़िया योजना बनाई। पूरा चुनाव ही ट्रैप का है। हर रास्ते से ट्रैप किया। उनको पता था कि घुसपैठिया वाला इश्यू है, ये यहाँ से कंसिडर होगा, ये परिवार वाला है, ये इसको हाइप करना, इसको डाउन करना। यहाँ ये टिकटॉक में सारा रिसर्च पूरा फोकस बना करके 1 साल का जो रिसर्च था, फिर उसको अमलीजामा पहनाया, मॉनिटर किया। तो मैं तो मानता हूँ कि अब तक तो मैं थोड़ा बहुत बात भी कर लेता था, लेकिन इस चुनाव के बाद अमित शाह को चाणक्य मानने के लिए मैं भी मजबूर जी। हूँ। चाणक्य है अमित शाह। इस चुनाव के बाद जो है, मैं भी ये मानने के लिए मजबूर हूँ कि बेहतरीन प्लानिंग बनाई उन्होंने, बढ़िया योजना बनाई। विपक्ष फँस गए उनके ट्रैप में। हाँ, विपक्ष फँस गया उनके ट्रैप में। जी, सर आपका बहुत धन्यवाद। हाँ। आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।